ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं अली अब्बास कामयाबी के रास्ते के उन्वान से होने वाले हमारे एपिसोड्स की सीरीज़ में एक बार फिर से चैनल विल के ज़रिए से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड में हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड यूथ के हवाले से जानने की कोशिश की और हमारे मेहमान जनाब शुजात जाफ़री साहब ने बखूबी इन सवालात के जवाब दिए। आज के इस एपिसोड में हम इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के चैलेंजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हर एपिसोड में हम उन्वान सुखन पे एक मरतबा कुरान मजीद की आयत को कोट करते हैं। आज भी कुरान मजीद की एक आयत है कि जिसको हम कोट करना चाहते हैं, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम मिन शुऊबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा ख़बीरुन अलीम। अल्लाह इस आयत में सूरह हुजरात की फरमाता है कि हमने तुमको मर्द और औरतों में खल्क़ किया, शऊब और कबाइल में फ़र्क रखा और इसलिए रखा ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। और आखिर में अल्लाह क्या कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे अक्रम वो है कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है, सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। और यहाँ तक़वे से मुराद सिर्फ़ खौफ खुदा नहीं, बल्कि एक अक्लमंद इंसान की निशानी पैगंबर की अहादीस से भी पता चलती है कि वो तमाम मुश्किलात और तमाम सख्तियों के बारे में जानता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। उन्वान सुखन करार देने का मकसद ही यही था कि अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि इसके पॉजिटिव पहलू क्या हैं, साथ ही साथ किन किन चीज़ों से आपको इज्तनाब करना है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप उन्वान से समझ चुके हैं कि हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलात स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक यूथ को फेस करनी पड़ती है। तो हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप यही बताएं कि वो कौन सी मिस्टेक्स या गलतियां हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप में करता है, जिसकी बिना पे मुश्किल हो सकती है उसके स्टार्टअप की कामयाबी में। अब देखिए, डिपेंड करता है एज फैक्टर पे भी ये चीज़। अच्छा। अगर कोई नौजवान है और उसके पास कोई एक आइडिया है तो जाहिर सी बात है, नौजवानी जिसको हम कहते हैं उस उम्र में एंथुजियाज़्म की अगर हम बात करें, या एक जो जज्बा होता है, एक हौसला होता है, वो उस लेवल का होता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ लोग कर भी ले जाते हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाकामयाब होते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, वक्त पे जो फंडिंग चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, प्लस जो उनका आइडिएशन है, चाहे वो सर्विस सेगमेंट का हो, चाहे उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया हो जिसको वो स्केल करना चाह रहे हो, वो मार्केट में फ़िट नहीं हो रहा है, मार्केट की डिमांड के मुताबिक नहीं है, तो ये कई एक सी चीज़ें मिल के किसी भी स्टार्टअप को फेल करती हैं। अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो तकरीबन 1,80,000 स्टार्टअप सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, और उसके बावजूद भी इंडिया इस टाइम पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अच्छा, माशाअल्लाह। और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के बावजूद भी 90% ऑफ द स्टार्टअप शुरू के 5 साल में ही दम तोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब इतना सक्सेस रेट उसका ख़राब है। बिल्कुल, मतलब अगर आप वर्ल्ड के रेशियो से इसको कंपैरिजन करेंगे तो करीब 33% जो है, समझ लीजिए इंडिया भी पीछे है इस मामले में, कि 90% स्टार्टअप जो हैं वो शुरुआती 5 साल में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको सही टाइम पे फंडिंग नहीं मिल पाती है, या फिर वो जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट फिट नहीं होता है, या फिर उनका बिज़नेस जो मॉडल होता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि उसको ज्योग्राफी के लिहाज से या जेंट्री के लिहाज से लॉन्च किया जा सके। तो ये स्टार्टअप के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि बिना किसी मेंटोरशिप के आगे बढ़ना ये नुकसानदेह साबित होता है। अच्छा, अगर आप ज़रा इसकी थोड़ी तफसील में जाएं कि मिस्टेक्स किस किस किस्म की हो सकती हैं। कोई स्टार्टअप अगर हम कर रहे हैं और उसमें अभी हमने इनिशिएशन हमारा है, हमें स्केल भी करना है, हमें जो है मार्केट में जाना है, अपने क्लाइंट्स भी बनाने हैं, सेल्स भी देखनी है,
अपना पैसा भी बर्न करना होता है बाज़ औक़ात मार्केट में। तो इन तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स में वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है? देखिए, बीइंग अ स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया होना ही अपने आप में काफ़ी नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सही। हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बनाई हुई है या हमने एलएलपी बनाई हुई है, तो उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, सबसे पहले हमें उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाउंडर्स होते हैं वो अपने आइडिएशन पे तो फोकस हो गए होते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल या फिर लीगल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी नहीं होती है। सही। जिसकी वजह से आइडिया अगर उनका चल भी गया, तब तक वो लैग कर जाते हैं अपने बुक्स एंड अकाउंट्स में, जहाँ पे सही वक्त पे उनको फंडिंग मिलने में दिक्कत होती है। गॉट इट। क्योंकि 2 साल 3 साल अगर आप अपने बुक्स एंड अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर पाए, टाइम पे आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है, आपने ऑडिट नहीं कराया है, बैलेंस शीट नहीं करी है, आरओसी में नहीं अपडेट है, तो जाहिर सी बात है अब जो इन्वेस्टर आने वाला है वो जब ड्यू डिलिजेंस करेगा तो वो इन सब रिकॉर्ड्स को पहले देखता है। सही। आपके बुक्स एंड अकाउंट्स को, वो अगर उसको कहीं पे भी रेड फ्लैग दिखाई देता है, तो आप चाहे जितना अच्छा कर रहे हैं वो आपको फंडिंग आगे मिलने में बहुत दुश्वारी होती है। तो एक तो ये चीज़ है कि सबसे पहले किसी भी फाउंडर को ध्यान देना चाहिए अपने लीगल और फर्दर कंप्लायंसेस पे। दूसरा आता है वैलिडेशन, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आपने एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड किया है तो आप कुछ ऐसा यूनिक चीज़ लेकर आ रहे हैं जो अभी तक नहीं अवेलेबल है। करेक्ट। तो उसका आपको पेटेंट कराना है। सही। अनटिल अनलेस आपने पेटेंट नहीं कराया, कोई और कॉपी कर और लेगा, कोई और कॉपी कर ले गया, तो आपने जो मेहनत करी है वो तो सब मेहनत 2 मिनट में जो है सब ऑलरेडी जब इस सी में बहुत सारे ये नहीं है शार्क्स एंड फिशेस हैं एग्जैक्टली जो आपका आइडिया खा सकते हैं। हर जगह है। हालांकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि किसी एक आइडिएशन पे काम करने के लिए अगर 50 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो काफ़ी पॉपुलेशन को सर्विस नहीं दे पाएंगे। बहरहाल एक फाउंडर का ये फियर भी होता है। बहुत से फाउंडर आइडिया अपने मन में रखे रहते हैं, वो किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हैं कि कहीं मेरा आइडिया कॉपी ना हो जाए। सही। किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा और वो खुद लॉन्च कर लेगा। तो इस तरह के फियर भी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको फंडिंग जो है वो आदमी जाता है बैंक्स के पास में लोन लेने के लिए। करेक्ट। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलाई हुई हैं जिसमें शुरुआती दौर पे, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो मुख्यमंत्री रोज़गार योजना है, जिसमें 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को जो कुछ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। जी। आप उसमें अप्लाई कर कुछ समथिंग 5,000 मंथली का कुछ उनका ऐसा होता है, और वो भी आपको मिल जाएगा। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लास 8th पास होना सिर्फ ज़रूरी है, कोई गारंटी उस पर नहीं आपको चाहिए है। एटलीस्ट आप एक अपना शुरुआत कर सकते हैं। सही। फिर आप एक बार इकोसिस्टम में आके कहीं पे इंक्यूबेट हो गए अगर, तो आपको वहाँ से मेंटोरशिप मिलेगी, चाहे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो, लीगल सर्विसेज से रिलेटेड हो, आईपीआर वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर इन्वेस्टर से रिलेटेड हो। अब बहुत से ऐसे सिंडिकेट्स बन गए हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ इटसेल्फ एक गुड सिंडिकेट ऑफ द इन्वेस्टर्स के यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो एंजल नेटवर्क्स हैं वो एक अच्छे हैं। आप किसी भी तरीके से फंडिंग अपनी वहाँ से निकाल सकते हैं। अब फंडिंग आपने कर ली, उसके बाद दूसरा आ गया कि पैसे तो आपके पास आ गए, अब आपने जो प्रोजेक्शंस एक्चुअली बनाए हैं नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स के, वो प्रोजेक्शन को आप किस तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं, आपका टीम कैसा है। सही। छोटे शहरों में स्टार्टअप शुरू करना नो डाउट बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़मीनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक नुकसान ये है कि आपको क्रीम टीम नहीं मिल पाती है। सही। क्योंकि जितने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो आउट ऑफ इंडिया में निकल गए हैं, या फिर अगर आप छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे आपको एक अच्छा टीम मेंबर, अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एक ये चैलेंज आता है स्टार्टअप फाउंडर के पास। मेरे ख्याल से आप इस तरह के बिजनेसेस को अगर स्केल करना चाहते हैं तो अच्छा क्लाइंटेल भी जो है वो Tier 1 में ही मिलता है जनरली। डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं या आपका प्रोडक्ट क्या है। और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और मुझे लगता है
कि एशिया में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका ट्रायल आई थिंक सबसे पहले लखनऊ में ही किया जाता है कि अगर लखनऊ में ये ट्रायल सक्सेसफुल हुआ देन ये पूरे एशिया में काम करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह का क्राउड मिलेगा। सही। ज्योग्राफी के लिहाज से भी, कल्चर के लिहाज से भी, हर तरह के लोग आपको लखनऊ में मिलेंगे। तो एक चैलेंज आपने बताया मसलन कि लीगल कंप्लाइंसेस उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, उसके साथ साथ जो है फंडिंग वगैरह के सोर्सेज और इस तरह की चीज़ों को पहले से वो बहुत कॉन्शियसली डील करे। आने वाले टाइम में जो 2-3 साल का उसका प्लान है, उसका प्रोजेक्शन है, वो बहुत कॉन्शियसली उस पर भी काम करे। टीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो टीम को बनाने में और उनको हायर करने में, उन सब चीज़ों में काम करे। उसके बाद चार चीज़ें हो गई। अगर और कोई स्केलेबिलिटी कि अब आपको स्केल करना है, आपके पास फंड्स, आपके पास आइडिया है जी, आपने प्रोडक्ट या सर्विस अपना जो है वो लॉन्च भी कर दिया है, आपके पास फंडिंग भी आ गई है, आपके पास टीम भी है, अब आप इसको स्केल करने जा रहे हैं। सही। तो अब जाहिर सी बात है, यू आर अ फाउंडर। सही। ज़्यादातर फाउंडर मिस्टेक ये करते हैं कि वो सारा काम खुद ही करते हैं। सही। जबकि फाउंडर अगर सीईओ बना है अपनी कंपनी का, तो हालांकि सीईओ को जो खातिब किया जाता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह के, लेकिन मेरी नज़र में उसे चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होना चाहिए। ठीक। तो वो जब अपने आप को वो समझने लगता है कि चीफ एवरीथिंग ऑफिसर के साथ, वो बैनर भी टांगना है तो हम ही टांग रहे हैं, सामान भी पहुंचाना है तो हम ही पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। हमें लगता है अपनी टीम के ऊपर भी प्रॉपर भरोसा नहीं हुआ होता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब तक कि आप काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तब तक कि आप एक अच्छे फाउंडर नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टीम है उसमें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कौन एक्सपर्ट है, आपको पता होना चाहिए सेल्स का कौन एक्सपर्ट है, आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन है, आपको पता होना चाहिए लीगल एक्सपर्ट कौन है, कौन आपके बिजनेस को स्केल करेगा, फंडिंग का आपका कौन पार्टनर है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे तजुर्बे से ही आती हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप मेंटोरशिप लीजिए। शुरू में तो आपको तजुर्बा नहीं है तो आपको अपने साथ में कुछ मेंटोर्स को रखना पड़ता है। तो ये सब जब चीज़ें लैक करती हैं तभी स्टार्टअप फेल होता है। मेरे ख्याल से ये भी कहना है मुनासिब होगा कि जो स्टार्टअप का फाउंडर है वो आइडिया का एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों का एक्सपर्ट उसको किसी और को मानना पड़ेगा। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शायद हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसका भी एक्सपर्ट हम ही है, बल्कि एक एक्सपेंडिचर एक्सपर्ट बैठा हुआ है हमारे यहाँ, या लॉ या लीगल चीज़ें हैं तो उसका एक एक्सपर्ट या सीए बैठा हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो भरोसा नहीं कर पाता। तो अवलन तो भरोसा करना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई एक और बात जो जहन में आ रही है, जो आप मेरे ख्याल से इसकी तायीद भी करेंगे, कि बाज़ औक़ात चूँकि वो फाउंडर है, वो प्रोजेक्ट उसके दिल के बहुत जुड़ा हुआ है, वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहता है। तो एक रीज़न ये भी होगा मेरे ख्याल से कि दूसरों पे भरोसा इसलिए नहीं करता कि उसको लगता है शायद मिस्टेक्स हों। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। बिल्कुल अच्छा, होता आप ज़रा ये मुझे बताइए कि यानी बतौर फाउंडर मिस्टेक्स से कितना बचना चाहिए, और मिस्टेक्स करना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या है? हम एक तो कहावत सुनते हैं कि मिस्टेक्स अच्छी चीज़ है। फाउंडर के तौर पे अगर आप देखें तो क्या मिस्टेक्स अच्छी चीज़ हैं वाकई, या दोनों उसके पहलू हैं? आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, बीइंग अ फाउंडर, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में मुझे अभी तकरीबन 6 बरस हुए हैं, और मेरा अपना जो एक तजुर्बा कह लीजिए या एनालिसिस कह लीजिए, वो ये है कि एज अ फाउंडर अगर आप शुरुआती दौर में मिस्टेक्स कर रहे हैं जी, तो वो नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। वो आपको लर्निंग्स देती हैं, और मुझे लगता है कि अनटिल अनलेस आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। सही। ठीक। अब एक स्टेज पे आने के बाद, क्योंकि लर्निंग्स ही आपको आगे भी बढ़ाती है, सही, और मिस्टेक से ही लर्निंग्स होती हैं। सही। अब जब आप आगे बढ़ गए ना, तो एक स्टेज ही आती है, वहाँ पे एक छोटी भी मिस्टेक आपका पूरा मार्केट जो है, मतलब इवन आपका एक ट्वीट भी आपके बिजनेस को एक रात में डाउन कर सकता है। जितनी बुलंदी पे जा रहे हैं उतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मैंने जैसा कि पहले एपिसोड में कोट किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोट, कि इंसान की कीमत जाननी है तो ये देखो कि उसने अपनी ज़िंदगी में इरादा क्या किया। सही। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि इरादा जितना बड़ा है ज़िंदगी में जी, चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। सही। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और आपका स्टार्टअप स्केल करने लगेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और तब आपको एक कदम फूक फूक के रखना है। सही। तो मिस्टेक्स को मैं इस लिहाज से देखता हूँ कि शुरुआती स्टेज में
मिस्टेक से आपकी लर्निंग्स बढ़ती हैं, वो करना ज़रूरी है। ज़रूरी भी है और वो हो भी जाती है, नहीं भी ज़रूरी होंगी तो वो इनवॉलेंटरी आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं अभी आपने आगे की दुनिया देखी नहीं है, लिहाजा एग्जैक्टली सही। तो जैसे एक बच्चा होता है ना, पैदा होता है तो जब वो क्रॉलिंग शुरू करता है तो जगह जगह सर मारता है, कहीं गिरता है। जी जी। तो वो सब चीज़ें लाजमी हैं और वो सभी के साथ नेक्स्ट टाइम उसको पता चलता है कि नहीं यहाँ हमें इस तरह से नहीं चलना है। लेकिन जब आप तजुर्बेकार हो गए, जैसे बच्चा बड़ा हो गया है, चलने फिरने लगा है, अगर वो गिर जाए तो कहते देखो सूखे में गिर गया, है नहीं? तो बस वो चीज़ वही सही। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने लास्ट एपिसोड में एक फ़्लो बताया कि इस तरीके से आपको जाना होगा, मेंटोरशिप और सारे स्टेप बाय स्टेप, और अभी जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम्स, एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम चैलेंजेस के ऊपर बात करें, व्हाट आर दोज चैलेंजेस के जिसको फेस करता ही करता है एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप में? देखिए, जहाँ तक के चैलेंजेस का भी इससे पहले के भी सवाल में बस जो कत्ते कलामी के लिए माजरत, कहने का मकसद ये है कि भाई बी प्रिपेयर्ड। आई नो दैट दिस फील्ड वेयर आई एम एंटरिंग राइट नाउ आई विल फेस हियर सम चैलेंजेस। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है इंसान तो चलो ठीक है, फिर वो डर कम लगता है। तो वो की पॉइंट्स या की एरियाज बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी खुद की साइकोलॉजी को इस लेवल पे लाना होगा कि हमने दुनिया से बहुत अलग हट के कुछ सोचा है। सही। मिसाल अगर मैं इसकी इस तरीके से दूं आंकड़ों में जी, तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। सही। जब आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गए तो आप आ गए 140 करोड़ लोगों में से सीधे 1,90,000 लोगों में। सही। दैट मीन्स कि अब आपकी साइकोलॉजी इन 1,90,000 लोगों में से होगी और करंट स्टेटा के मुताबिक 90% स्टार्टअप फेल हो गए। सही। यानी कि हमारे पास सिर्फ कितने बचे? 1,90,000 में से 19,000 समथिंग। ठीक, तो अब आप उन 19,000 लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने का सोचा है। सही। तो जब आप बहुत बड़ा करने का सोचेंगे तो आपके पास चैलेंजेस भी वैसे ही आएंगे। सही। अगर आप थोड़े से चैलेंजेस में घबराए, डगमगाए, तो फिर आप स्टार्टअप के काबिल नहीं हैं। यू आर नॉट अ गुड फाउंडर। अल्लाह भी जब किसी को कोई डेजिग्नेशन देता है तो उस डेजिग्नेशन को देने से पहले बहुत सी आजमाइश लेता है। सही। कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप उस डेजिग्नेशन के लायक बन जाते हैं खुदा की नज़र में, तब खुदा आपको वो डेजिग्नेशन। वो कुरान में आया था ना, इन्ना मअल उस्री युस्रा, इन्ना मअल उस्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। सही। कि अगर हमने इरादा किया है कि हम एक मल्टी करोड़ का अंपायर खड़ा करेंगे तो फिर आप मल्टी करोड़ के जो मेंटल चैलेंजेस हैं ना उनको भी फेस करने के लिए तैयार रहिए। कि अगर थोड़ी सी लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई कि साहब हमने स्टार्टअप शुरू किया, शुरू में फंडिंग नहीं हुई और यहाँ मेरा कर्ज़ा हो गया, वहाँ कर्ज़ा हो गया, अब मैं सर पकड़े बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, और साहब लोगों के तकाजे आ रहे हैं, कोई दरवाजे पे आ रहा है, जगह जगह बेइज्जती हो रही। आपको इन सब से दो चार होना पड़ेगा। पहले से माइंडसेट आप माइंडसेट रखिए, आपकी बदनामी भी होगी, सही, शुरू में बेइज्जती भी होगी, क्योंकि लोग हंसेंगे भी। या तो सिल्वर स्पून लेके आप पैदा हो, आपके पास पैसा बहुत है, आप कहीं पे भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए। लेकिन अगर आप स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो फिर आपको बिल्कुल इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि आपको बेइज्जती भी उठानी पड़ेगी। कई बार आपको हो सकता है फैमिली में भी। आपके साथ क्या चैलेंजेस फेस हुए, ज़रा आप अपना ही बता दें। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बड़ा मज़ा आया और अभी भी आ रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो बच्चे हैं, या मैं जब बच्चा रहा तो हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ वीडियो गेम्स खेले हैं। जी। जब आप वीडियो गेम खेलिए तो वीडियो गेम में कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं। जी। आपने लेवल 1 पार किया, अब लेवल 2 आएगा। अगर आप इसको ज़िंदगी के उसूल में आकर देखिए तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। वीडियो गेम में तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हमने 3 लेवल पार कर लिए, 4 लेवल पार कर लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफ मिल रही है हमें। सही। 3 लाइफ हैं, फिर दोबारा लगा लिया हमने, फिर 3 लाइफ मिल गई। यहाँ पे सिर्फ 1 लाइफ है आपके पास। सही। और आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं या जो डिपेंडेंट्स हैं, मुतासिर हैं, उनको इम्पैक्ट करती है। सही। इस चीज़ का ख्याल रखें। नो डाउट आपको लेवल्स पार करने हैं, दुश्वारियों से भरे लेवल्स पार करने हैं, लेकिन आपकी वजह से जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है उस बात का भी ख्याल रखना है।
तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये आया कि बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से क्विट किया तो सबसे पहले तो हमारी वालदा ने ही कहा कि बेटा भरी टोकरी पे तुमने लात मारी है। तो शायद उस वक्त मेरे पास कोई जुमले या अल्फाज नहीं था कि मैं अपनी माँ को ये चीज़ समझा सकता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे और भी जो अजीज़ व अकारिब हैं उन्होंने भी हमें बहुत समझाया कि बेटियां हैं तुम्हारे साथ में, तुम किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, क्या सोचा है। लेकिन उस वक्त एक धुन सवार थी कि कुछ अलग करना है तो चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। बहरहाल बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल दौर था, और ऐसे दौर में मैं बहुत प्रेज द लॉर्ड के ऊपर वाले ने जो मुझे लाइफ पार्टनर दिया वो बहुत चुन के दिया, और यकीनन मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर ऐसा होता है कि जब आप बाहर की जंग लड़ के आ रहे होते हैं ना, सही, और आपको ये यकीन हो कि घर पे कोई एक ऐसा है जो आपको और हौसला देगा, सही, सुभान अल्लाह, तो आप ज़िंदगी की जंग जीत जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में को फाउंडर भी हैं, डॉक्टर सबीका आबिदी जी, उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। हर उस लम्हे पे हौसला दिया जब ऐसा लग रहा था कि अब हम टूट गए हैं, अब कुछ है नहीं। सुभान अल्लाह। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो आपके चैलेंजेस से आपको ओवरकम करने में सपोर्ट, सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट जिसको हम मोरल सपोर्ट कहते हैं, जी जी बिल्कुल, ज़हनी तौर पे तैयार करना। क्योंकि एक राजा जो होता है ना, उसके अलग अलग महकमे होते हैं, सही, और उन सब महकमों से बढ़ के जो सपोर्टिंग एक वो होता है ना, वो उसकी रानी ही होती है। सही, द मोस्ट पर्सनल, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है अगर कहा जाए, हाँ बिल्कुल। देखिए हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। सही, जब तक कि हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस अच्छा नहीं होगा हम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सही, और आपके हार्मोनल बैलेंस को एक्चुअली बैलेंस क्या करता है, वो आपके रिश्ते हैं, और ख़ास करके वो रिश्ता जो इतना करीबी हो, जिसको हम लाइफ पार्टनर कहते हैं, अगर वो सही ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर यानी इमोशनल सपोर्ट भी और मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और शहज़ादी खदीजा सलामुन अलैहा के हवाले से मिलता है कि पैगम्बर खुदा हर मुश्किल में याद किया करते थे शहज़ादी फ़ातिमा के लिए, कहते थे फ़ातिमा उम्मो अबीहा, के कोई पत्थर फेंक रहा है, खून से लहू लुहान है, शहज़ादी करीब जाके साफ़ कर रही हैं और मोरल सपोर्ट दे रही हैं कि बाबा जान परेशान ना होइएगा। अमीरुल मोमिनीन की का बाकायदा कॉल है कि तमाम जो है मुश्किलात से दो चार होने के बाद जब हम घर पे जाके फ़ातिमा का सिर्फ चेहरा देख लेते हैं तो मेरी तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो दवा की तरह काम करता है ये चीज़, दवा की तरह काम करती है कि आप बहुत थके मांदे स्ट्रेस लिए हुए घर पे आ रहे हैं और उसके बाद दरवाज़ा खुला, अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के बस सब परेशानियाँ खत्म। सुभान अल्लाह, अगले दिन के लिए आप फिर से तैयार हैं एक नए वॉरियर्स की तरह। तो आगा आखिरी सवाल, जो कि वक्त ठीक ठाक हो चला है, मैं चाहता हूँ कि नाजरीन एक और जो है वो अहम सवाल कि फेल्ड बिजनेसेस के हवाले से आपने बताया 90% जो है वो फेल हो जाते हैं, 10% सक्सेस रेट है। तो वो क्या कोई मिसाल है आपके पास जिसमें आप बता सके किन मुश्किलात की, किन गलतियों की वजह से बिजनेसेस फेल हो गए, कुछ ऐसा? देखिए ज़्यादातर जो दो पहलू सबसे ज़्यादा सामने आए हैं वो है सही वक्त पे फंडिंग ना होना, अच्छा, और टीम सही ना चुनना। ये दो बड़े रीज़न हैं जो स्टार्टअप के फेल होने में आगे आते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका आइडिया बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स बना लिए या एक अच्छी सर्विस को एक बहुत अच्छे स्केलेबल मॉडल के साथ बिजनेस प्लान तैयार कर लिया, लेकिन सही वक्त पे उनको फंडिंग नहीं हो पाई, सही, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गए। कुछ को फंडिंग हो गई लेकिन इतनी फंडिंग हो गई उनकी समझ में नहीं आया कि उसको आगे पैसा कैसे करें क्या, या फिर जो पैसा आ गया है, अब भाई जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टर ने पैसा डाला है तो उसका एक प्रेशर होता है, एक टाइम फ्रेम देता है कि उसके हाँ, कि अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। प्रोजेक्शंस दिए हैं उसको, उस प्रोजेक्शन में उस टाइमलाइन में आपको वो चीज़ पूरी करके देनी है। सही, तो कहीं ना कहीं फाउंडर एक प्रेशर में आता है, और उस टाइम पे अगर वो ये मिस्टेक करता है कि वो ऐसी टीम चुन ले जो टीम उस प्रोजेक्शन के हिसाब से काम ना कर पाए, सही, तो वो स्टार्टअप्स फेल होते हैं। और ऐसा देखने में आता है हमारे ही मुल्क में बहुत से ऐसे एडुटेक स्टार्टअप्स हैं या हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ों की अपनी वर्थ पहुंचा दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ पहुंचा, और उसके बाद वो साहब नीलाम हो गए और आज परेशान हैं। सही, तो मुझे लगता है कि सही टाइम पे फंडिंग मिलना
और फंडिंग मिलने के बाद प्रॉपर टीम का सिलेक्शन करके उसको स्केलेबल मॉडल में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि गलत जगह पे यानी लिमिट से ज़्यादा पैसा बर्न करना, बिल्कुल बिल्कुल वन ऑफ द रीजंस है। जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने भी हैं कि स्केलेबिलिटी जितनी लिमिटेड रखनी चाहिए थी हमने उससे ज़्यादा स्केल कर दिया और बर्न कर दिया। या जितना मार्केट में मार्केटिंग में पैसा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, ज़्यादा पैसा होने की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, किसी बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर लिया जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें शायद नहीं मिल पाता। तो बड़ा कॉन्शियस रह के इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पहलू से जो है सही देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आते हैं वो यही दो पहलू हैं जी, कि एक फंडिंग सही टाइम पे नहीं होना और दूसरा टीम का सिलेक्शन सही हो पाना। एक आखिरी बात जो कि ये जो है मेरे ख्याल से बहुत लोगों की मुश्किलें भी हल कर दे, एंटरप्रेन्योरशिप है, इम्पॉर्टेंट है, उसके पास अच्छा आइडिया है, लगता है स्केलेबल है, आपके साथ भी था, एंड यू मैंशनड दैट यू लेफ्ट योर जॉब। जाहिर सी बात है हमें नहीं पता 2 साल 3 साल लगेगा सक्सेस होने में, तो आपके पास कुछ सेविंग्स होंगे, कुछ पैसे होंगे जिसके बेसिस पे आप ये चीज़ करते हो। क्या ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि भाई हमारे पास एक फ़ंड हो कि जब तक हम अपने स्टार्टअप को स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी जीविका चलानी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, उसके हवाले से ज़रा कोई थोड़ा सजेशन दे सकें ऐसे लोग? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट रहा। सही। तो जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि घर चलाने के लिए मैं अपनी फिज़ियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं दिन में अगर 2 घंटे या 3 घंटे पेशेंट्स देख रहा हूँ तो मैं आराम से दिन में 2,000-2,500 रुपये बना सकता हूँ, जिससे मेरा घर चल सकता है। तो अगर इस तरह का कोई फाउंडर है जो अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो कुछ स्किल्ड ऐसा हो कि अपने 2 या 3 घंटे भी अगर वो दे रहा है तो उससे वो इतनी अर्निंग कर सके कि उसका घर चले। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मिसेस भी चूँकि एजुकेशन बैकग्राउंड की हैं, वो भी एक स्कूल में टीचर रहीं, तो कुछ अर्निंग उनकी होती थी, कुछ अर्निंग हमारी होती थी, और हम लोग मिलके घर चला रहे थे। तो हमारे सामने घर चलाने को लेके तो दुश्वारी नहीं आई, लेकिन सिर्फ घर चल रहा था जी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम या इस तरह की चीज़ें वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि किसी भी फाउंडर के लिए फंड सेकेंडरी चीज़ है, उससे पहले जो चीज़ है वो है उसका स्किल्ड होना। सही। कम से कम हमारे और आपके अंदर अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक फाउंडर बनना चाहते हैं, तो शुरुआती जो टाइम है उसको पार करने के लिए कोई एक ऐसा स्किल ज़रूर होना चाहिए कि हम डेली के अपने वो एक्सपेंसेस एटलीस्ट मीट आउट कर सके अपने उस हुनर के ज़रिए जो हमको घर के ख़र्चों को लेके टेंशन ना दे। सही। क्योंकि अगर हम दिन भर इसी जद्दोजहद में लगे रहेंगे कि घर में खाना क्या बनेगा, उसके लिए इंतज़ाम क्या है करना, तो फिर हम अपनी सोच को दूसरी जगह नहीं लगा पाएंगे। हम सुबह से शाम सिर्फ उसी फंड्स के इंतज़ाम में लगे रहेंगे और जाहिर सी बात है फिर वो धीरे धीरे करके हमारा डाउनफॉल होता जाएगा। अक्सर लोगों के साथ यही मुश्किलें आती हैं कि वो आइडियाज़ तो हैं बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम के लिए फिर अपनी जॉब या काम छोड़ो। तो इधर आपके पास इतने सेविंग्स इतनी हों कि आप उस टाइम फ्रेम तक वो चीज़ चला सकें, क्योंकि आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली चलानी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी ना हो कि हम उनसे आज़ाद हो जाएं और फिर ये जिम्मेदारी जो है जहाँ तक देखिए फंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती स्टेज में स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एंजल इन्वेस्टर्स का एक ऑप्शन होता है जी, बूट स्ट्रैपिंग का ऑप्शन होता है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब हमने अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ अकारिब से मीटिंग करी और उनको बताया कि हम इस तरीके से एक आइडिएशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ख़ास ख्याल रखनी है, वो ये कि जब आपको ये यकीन है कि आपका जो आइडिएशन है वो बहुत अपीलिंग है, सही, और वो $multi-million आइडिया है, सही, तो फिर आपको किसी भी इन्वेस्टर के पास में इस तरह से नहीं जाना है कि आप उससे पैसा मांग रहे हैं। सही। अब आपको एक ऑफर लेके उसके पास जाना है, सही, कि भाई मेरा ये आइडिएशन है और इस आइडिएशन के लिहाज से ये हमारा टारगेट मार्केट है और उससे हम इतने साल में पैसा बना सकते हैं, ये पोटेंशियल है मार्केट का और इतना हम इसमें से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास ऑफर है एज एन इन्वेस्टर, अगर तुम चाहो तो इस आइडिएशन पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और एज अ पार्टनर आगे आ सकते हो, जिसका तुम्हें एक अच्छा ROI इतने टाइम के बाद मिल सकता है। करेक्ट। तो इस तरीके से रखना, जैसे कि स्टूफिट के सामने भी ये चीज़ आई जी, तो हमने सबसे पहले जो है अपनी फ़ोन बुक तलाशी। हमारे फ़ोन बुक में तकरीबन 1610 कॉन्टैक्ट्स थे। सही। और उन 1610 कॉन्टैक्ट्स को देखने के बाद पहली बार ये एहसास हुआ कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम एटलीस्ट
इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, सही। क्योंकि आप हर किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो उसमें से सिर्फ 43 लोग ऐसे निकले सही। कि जिनको हम कह सकते हैं रीच आउट कि- करें इस चीज़ के हाँ। लिए। फिर बहुत सोचने के बाद उन 43 में से भी सिर्फ 27 लोग ऐसे निकले कि जिनको हमने सोचा कि हम इनको इनवाइट कर सकते हैं। सही। फिर हमने उन 27 लोगों को, एक खर्चा ये ज़रूर हुआ कि उनको हमने इनवाइट किया बाकायदा, दावत ज़ुलशीरा। कह सकते हैं। जब उनको इनवाइट किया, सही। इनवाइट करने के बाद 27 में 27 लोग नहीं आए, सिर्फ 19 लोग आए थे। अच्छा। उन 19 लोगों को हमने वो आइडिया पिच किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा आइडिया, और ऑन स्पॉट हमारे 2 दोस्तों ने क्लोज हो गए वहाँ पे। क्लोज हो गए, मिस्टर फरहान शिको एंड मिस्टर विपिन शर्मा, जो अभी वीफा डेवलपर्स के नाम से उनकी अपनी खुद की कंपनी है। सही। उन्होंने ऑन स्पॉट हमें फंडिंग करी और एस्ट्रोफिट की जर्नी वहाँ से यहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें अपने आसपास के लोगों को कनेक्ट करना है। सही। उम्मीद है कि नाजरीन इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे और बहुत मुफीद साबित हुए होंगे। आपके हर एक किस्म के शक व शुबहात इसमें दूर होंगे इंशाल्लाह। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें कमेंट्स के ज़रिए, या विन चैनल के स्टूडियो से रब्ता कर सकते हैं। आइए इंशाल्लाह इसी जैसे और भी दीगर एपिसोड्स में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।